नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रीति गौड़। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जहां इस समय पूरा विश्व जूझ रहा है, तो वहीं इस बीमारी से निपटने के लिए कुछ लोग जागरूकता जैसी अभियान भी चला रहे हैं। और इसी क्रम में राजधानी देहरादून के एक पेट्रोल पंप में भी लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी गई है। देखिए नितिन सिंह की ये खास रिपोर्ट। पूरे देश में लॉकडाउन के चलते सरकार लगातार संदेश दे रही है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और जहां तक एक दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी रखें और लोगों के संपर्क में ना आए, लोगों से जब भी मिलना भी है तो कहीं ग्रुप में ना खड़े हों। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग इसका एकमात्र जो उपाय है वो बताया जा रहा है। और उसी बीच में सरकार के साथ साथ कई और संस्थान भी है जो इसके सपोर्ट में आ रहे हैं। जैसे कि अभी आज देहरादून के एक पेट्रोल पंप पे खड़े हैं जहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया है, बताया गया है कि आप बिना मास्क के, जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा है कि बिना मास्क के आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल जो है वो करी जा रही है। सारे पेट्रोल जो है देहरादून के सब में एक अच्छी पहल की जा रही है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का एक जो मैसेज दिया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश दिया जा रहा है। देखिए जैसे कि लोगों के खड़े होने के लिए गोले बनाए जा रखे हैं, मंडी में आपने देखे थे, वैसे यहाँ पे भी सर्कल से बना दिए हैं बाइक खड़ी होने के लिए। उस बाइक में ही एक बाइक खड़ी होगी और दूसरी बाइक उससे 1 मीटर दूरी पे, वैसे और जगह भी है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा जो मैसेज जा रहा है लोगों के लिए वो ये जा रहा है कि आप हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हर जगह आप इस तरह से रहें ताकि तभी आप दूरी बनाए रखेंगे। उसी में खास बातचीत हम करने के लिए यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आए हैं और जो यहाँ पे पेट्रोल पंप के जो ओनर है उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कार्य चल रहा है और किस तरह से सारी चीजें की जा रही हैं। जी आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम बलबीर सिंह पवार फिलिंग स्टेशन से। और हमने ये तय किया कि भाई बगैर मास्क के हम वो नहीं देंगे, पेट्रोल नहीं देंगे। और जो हमने सर्कल बनाए हैं उसके अंदर ही गाड़ी खड़ी होगी, कम से कम 2 मीटर की डिस्टेंस रहेगा, और जिससे कि भाई सरकार का सपोर्ट हो, पब्लिक का भला हो, बीमारी ज़्यादा न फैले। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो कारोबार तो फिर भी कर लेंगे, अगर हम जीवित रहेंगे तो कारोबार तो होता रहेगा ना। तो हमारा भी कुछ ये बनता है, फर्ज बनता है, सरकार के साथ साथ हमारा भी कोई दायित्व है, तो उसको निभाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छा बताया आपने कि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, जिंदा रहे तो पैसे तो आगे भी कमा लेंगे, बिजनेस आगे भी कर लेंगे। बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को। सारे पेट्रोल जो है इस समय ऐसी मुहिम चला रहे हैं। तो कहीं ना आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो आपके यहाँ कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? उनकी सेफ्टी के लिए हम सारा उनको मास्क पहना के, ये था कि हमने तो पवार फिलिंग स्टेशन से ये तय किया कि 2 महीने तक इनके परिवार को हम पालेंगे, प्रॉपर राशन इनको देंगे, प्रॉपर इनको करेंगे। और भले हमने कर्मचारी कम कर दिए, लेकिन हम ये चाह रहे कि वो घर पे रहें, लेकिन वेतन उनको पूरा देंगे, उनका खाने पीने का प्रबंध हम पूरा करेंगे। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने ये जो सारे पेट्रोल जो मुहिम उठा रहे हैं कि बिना मास्क के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जागरूकता का मैसेज भी आप दे रहे हैं लोगों को, और कहीं ना कहीं एक मैसेज बता भी रहे हैं कि आप इस तरह से आइए। ऐसा भी हो रहा है कि बिना मास्क के अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं? अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे हैं, पर उनको हम वहीं रोक रहे हैं। तब तक वो नहीं देंगे जब तक लोगों के जेब में रखे होते हैं मास्क होते, लेकिन वो फिर भी चल रहे हैं। पर बहुत कम लोग हैं ऐसे, लोगों को जागरूकता है, लोग चाहते हैं कि भाई हम इससे बचा। ये पहली बार हमने देखा कि भाई ये जो इस बीमारी का जो डर हुआ कि जो लोग अपने आप रुक रहे हैं। पहले तो ये था कि हम रोकते थे, लेकिन अब तो कोशिश लोगों की कि हम दूरी बनाएं, वो करें। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में। और जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह से यहाँ पे भी और भी लोग आ रहे हैं, सबने मास्क पहना है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोग एक मास्क भी पहन रहे हैं कि हाँ हमें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा इससे। तो ये मुहिम आप कब से चलानी स्टार्ट करी और क्या सोच के साथ करी थी? करीब 1 महीने से 1-1.5 महीने से, जब से ये थोड़ा सा वो हुआ कि भाई कोई ऐसी समस्या आ गई है, तब से हमने वो धीरे धीरे बढ़ा। अब लोग लगभग 99% लोग तो अब उसमें समझ गए और वो मास्क पहन के आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा बताया इन्होंने, क्योंकि लोग जो हैं इससे कहीं ना कहीं समझ भी रहे हैं, कहीं ना कहीं जान भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं मास्क पहनने से कहीं ना कहीं उनमें जागरूकता फैल रही है। उनको पता चल रहा है कि हाँ बिना पेट्रोल के मास्क नहीं दिया जाएगा। जैसे कि हमारे साथ एक यहाँ पे पेट्रोल भराने आ भी रखे हैं, ये भी मास्क पहन के आए हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। तो जिस तरह से दीपक जी यहाँ पे देखिए मैसेज लिखा है बिना मास्क के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, कहीं ना कहीं जागरूकता का मैसेज फैला रहे हैं। आप यहाँ पेट्रोल भराने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव मैसेज है समाज के लिए। जी हाँ जी। तो कहीं ना कहीं एक बात जो है, आपने यहाँ जो पेट्रोल भराने से पहले कहीं और पेट्रोल पंप भी गए होंगे, वहाँ पे भी कहीं ऐसा मैसेज देखने को मिला आपको? हाँ जी, हर जगह है, हर पेट्रोल पंप पे। लगता है कि आपको सरकार के साथ साथ ये भी एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं लोगों की सुरक्षा के लिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी बताया कि कहीं ना कहीं अच्छी मुहिम चल रही है और सरकार अच्छी मुहिम चला रही है लोगों के लिए। और जहां तक है लोगों को इससे एक संदेश जा रहा है साफ तौर पे कि आप मास्क पहनिए, सब कुछ हम आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, सब कुछ आपको आपके इस बीमारी से बचाने के लिए उपाय के लिए कर रहे हैं, ताकि आप लोग इस संक्रमण के तौर पर बच सकें। और साथ ही साथ लोगों को एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि हाँ इससे मैसेज भी बच सके। जो हमारे साथ इस समय यहाँ के कर्मचारी भी हैं जो यहाँ पे लगातार जॉब पे लगे रहते हैं दिन भर, और लगातार इस तरह से कार्यों में लगे रहते हैं और इस तरह से लोगों को मैसेज भी पहुँचा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से
से मास्क में, तो कहीं ना कहीं ये भी अपनी पूरी सेफ्टी रख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, सबको मास्क पहनने के लिए सब लगभग आप देख सकते हैं सबने मास्क पहन रखा है, किसी ने भी ऐसा नहीं कि मास्क नहीं पहना है। तो कहीं ना कहीं एक एहतियात के तौर पर या एक सावधानी के तौर पर ही, या कहें तो एक बार के लिए कि आपको ये चीज़ पहननी पड़ेगी वरना ऐसा नहीं किया जाएगा, इसके तौर पे अगर लोग मास्क पहने तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस तरह से मैसेज देना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी तो साफ दिखाई दे रही थी। दूसरे लॉकडाउन के बाद भी लगातार लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, सैनिटाइजर का यूज़ नहीं कर रहे थे, लगातार भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज जा रहा था। तो इस समय हमारे साथ एक कर्मचारी भी, इनसे हमें थोड़ा बहुत जानेंगे। भाई सबका नाम बताइए। संजय राउत। क्या आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये बिना मास्क के आप लोग चला रहे हैं कि बिना मास्क के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा किसी को, तो ऐसे में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दिन भर आप जब लोग आ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं मैसेज भी दे रहे हैं कुछ इस तरह से कि ये दे रहे हैं बिना मास्क का तेल नहीं मिलेगा, वो मास्क तुम्हारी सेफ्टी है, इसी में सबकी सेफ्टी है, मास्क लगा के रहो। कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो बिना मास्क के आ रहे हैं और जबरदस्ती बोल रहे हैं कि पेट्रोल हमें चाहिए, हमने आज लाए नहीं है, भूल गए करके। हाँ, आ जाते हैं, कई जिनको पता नहीं है, कई बार घुस जाते हैं, पर हम वो कर देते हैं, उनको तेल नहीं देते, वापस भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये बोला जा सकता है कि मास्क ना पहनने की वजह से ये मैसेज दिया जा रहा है, और लगातार लोग यहाँ पे कस्टमर भी आ रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए, कहीं ना कहीं वो भी लोग मास्क पहन के आ रहे हैं। तो एक जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं सफल होती दिखाई दे रही है। तो इस समय हमारे साथ एक जो पेट्रोल भराने के ये भी व्यक्ति भी हैं, यहाँ पे पेट्रोल भराने लड़के हैं, इनसे भी थोड़ा बहुत जानेंगे किस तरह से ये यहाँ पे आया मास्क पे। जी भाई साहब से जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मुहिम चला रहे हैं पेट्रोल पंप वाले कि बिना मास्क के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक अच्छा पहलू, एक अच्छा मुहिम जो चलाई है, कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है कि, तो इसका किस तरह समर्थन करते नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया पहलू है और ये होनी भी चाहिए। एक जागरूक नागरिक ये आदमी के लिए बहुत अच्छी पहल है ये। बिना उसके पेट्रोल के आदमी को नहीं देना चाहिए जी। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से देहरादून के और पेट्रोल पंप भी है वो भी सब मिलकर मुहिम चला रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं एक जागरूकता का संदेश तो दे रही है, पर कहीं ना कहीं ये एक चीज़ बता रहे हैं आम जनता को कि हम लोगों को आपस में एक दूसरे को जागरूक करना पड़ेगा और ये मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए, किसी दूसरे की सेफ्टी के लिए, जैसे पुलिस वाले हेलमेट के लिए बताते रहते हैं, वो भी हमारी सेफ्टी के लिए होता है, लोग हेलमेट पहनते नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग डर के मारे भी मास्क पहनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बात सामने भी आती है कि उनको डर के मारे नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है जी। ये लोगों के लिए नहीं, हमारी अपने और अपने परिवार की सुविधा के लिए बहुत ज़रूरी है जी। ये होना बिल्कुल चाहिए जी। तो जैसा कि हमने लोगों से भी जाना, पेट्रोल वालों से भी जाना और कर्मचारियों से भी जाना कि इस बारे में, तो सबका कहना ये है कि ज़रूर लोगों को मास्क पहनना चाहिए और मास्क पहनने से उन्हीं की सुरक्षा होगी और कहीं ना कहीं उन्हीं की सेफ्टी के लिए है। और सरकार जो लगातार लॉकडाउन में बता रही है कि आप लोगों को मास्क पहनना है, लॉकडाउन एक खत्म हो चुका है, लॉकडाउन 2.0 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी लोगों को एक जो मास्क पहनने की मुहिम थी उसके तहत जोड़ा जा रहा है, लगातार संदेश दिए जा रहे हैं, जुर्माना भी रखा गया है और कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप भी इस तरह से लगा दिए हैं बोर्ड कि आपको मास्क पहनना पड़ेगा, जिससे लोगों में एक एहतियात तो आएगी, कम से कम लोग ये समझेंगे तो सही कि ये मास्क पहनना जरूरी है, किसी रीजन से ही मास्क पहनेंगे कम से कम। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं पेट्रोल वाले, और इसके साथ ही कई और संस्थान भी है जो इस तरह की मुहिम शुरू कर सकते हैं या चला भी रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता करने के लिए लगातार राज्य, पूरा प्रदेश, पूरे हमारे मुख्यमंत्री लगातार कुछ ना कुछ तरीके अपना रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, और जो कहीं ना कहीं सफल होते भी जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितने हमने लोगों को यहाँ देखा सबने मास्क पहन रखा था, सारे कर्मचारी मास्क में नजर आए, और कहीं ना कहीं जो लोग आ रहे हैं वो बिना मास्क के नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि बिना मास्क के उनको पहले ही रोक दिया जा रहा है, उनको पेट्रोल बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग इस वजह से मास्क पहनना शुरू कर रहे हैं, मास्क में आ रहे हैं, और एक अच्छी मुहिम जो चलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं जरूर इस कोरोना वायरस के इस आपातकालीन स्थिति में जरूर काम आएगी। कैमरामैन सलमान कुरैशी के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज इंडिया, देहरादून। चारों धामों के कपाट खोलने को लेकर लगातार संशय बना हुआ है, और इसी के बीच अब ऊखीमठ में एक बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि केदारनाथ के कपाट 29 अप्रैल को 6:10 में ही खोले जाएंगे। देखिए बड़ी संवाददाता महावीर नेगी की ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते रुकी चारधाम यात्रा पर मंदिरों के कपाट के खुलने को लेकर लगातार संशय बना हुआ था, और आज केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख को लेकर एकदम से क्लियर हो गया है। आज जो ऊखीमठ में बैठक हुई है वो तीर्थ पुरोहितों और केदारनाथ के रावल और इसके अलावा मंदिर समिति, इन लोगों की बैठक हुई, और उसमें जो तारीख का ऐलान किया गया है कि वो उसके अनुसार, उस बैठक के अनुसार जो तारीख का ऐलान हुआ है कि अपनी तय तिथि पर पूर्व निर्धारित 29 अप्रैल को ही जो बाबा केदार के जो कपाट हैं वो खुलेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जो खबर चल रही थी, जो लगातार चर्चाओं में था कि 14 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 15 मई को जो बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, क्योंकि जिस तरह से कल बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की राजशाही परिवार के साथ, उसके बाद जो बद्रीनाथ के कपाट खुलने की जो तिथि थी वो 15 मई निकाली गई थी। तो उसके बाद से ये माना जा रहा था कि 14 मई को
केदारनाथ के कपाट खोलेंगे। लेकिन आज जिस तरह की बैठक हुई है और बैठक में ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि ये ऊखीमठ में ये बैठक हुई और तय तिथि पर ये ही कपाट खुलेंगे, क्योंकि जो 26 अप्रैल है अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे और उसके बाद से हम कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू होगी। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस का लगातार इस समय कहर है, तो उसको देखते हुए जो चारधाम यात्रा है फिलहाल उस पर पूरी तरह से रोक रहेगी और केवल मंदिर परिसर में जो पुजारी हैं वो वहाँ पहुँचेंगे और कपाट खोलने की जो विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ उनके कपाट खोले जाएंगे। हालांकि अभी 3 मई तक जो निर्देश है उस पर चारधाम यात्रा पर पूरी तरह से रोक है। इसके साथ ही जो बद्रीनाथ के कपाट हैं वो अब 15 मई को खुलेंगे, क्योंकि नई तिथि का ऐलान भी हुआ है और 15 मई को ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बद्रीनाथ के कपाट खुलने की जो तिथि है वो बदली गई है और इससे पहले अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि राजशाही परिवार के पास ये अधिकार है कि वो इन तिथियों को बदल सकता है और मुहूर्त देखकर इन तिथियों को निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों लगातार जो पहले लॉकडाउन के बाद जब दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उसमें यही अंदेशा जताया जा रहा था कि आखिर कैसे ये जो चारधाम के मंदिर हैं उनके कपाट खोले जाएँ। हालाँकि जो पुजारी थे, जो रावल थे, वो केरल और महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, लेकिन अब जो पुजारी और रावल पहुँच चुके हैं उसके बाद कहीं ना कहीं केवल बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीखों में परिवर्तन किया गया है। कैमरामैन विनय कैंथोला के साथ महावीर नेगी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस भले ही चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ हो, लेकिन इसके साक्ष्य हमारे वेदों और पुराणों में पहले से ही मौजूद हैं। सनातन धर्म के जानकारों की माने तो वेदों और पुराणों में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का जिक्र पहले से ही मौजूद है। ऐसे में किस तरह का जिक्र है और क्या इससे निपटने के लिए भी कुछ उपाय इसमें मौजूद हैं, इसी को लेकर बातचीत की ज्योतिषाचार्य से न्यूज इंडिया संवाददाता नितिन सिंह ने। कहा जाता है कि हमारे वेद, हिंदू धर्म के वेदों में जो भी इंसान जन्म लेता है, जो भी इंसान पैदा होता है, उसकी पूरी जानकारी, पूरा उसका जो भविष्य होता है वो उसमें पहले से लिखा जा चुका है। जो भी समाज में घटता है, जो भी दुनिया में घटता है, वो हमारे वेदों में कहीं पहले बोला जा चुका है। और कहीं ना कहीं जो इस समय पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, कहीं ना कहीं उसका जिक्र भी वेदों में सुनने में आ रहा है। कहीं ना कहीं बात सामने यही आ रही है कि इसका जिक्र भी वेदों में किया गया है और पूरी बात बताई गई है। जिस तरह से बीमारी फैली है, जिस तरह से ये बीमारी दुनिया में आई है, उसका पूरा जिक्र वेदों में है। और कहीं ना कहीं इसके बारे में लोगों में उत्सुकता भी है। लोग लगातार, लोगों को ये बात पता चल रही है कि इस तरह की कोई चीज वेदों में कही गई है। तो वही इस बारे में हमारे साथ जानकारी, जो हम बात करने आए हैं, जो हमारे साथ जानकारी देने के लिए जो है पंडित बिहारी लाल ज्योतिषाचार्य जो हैं, उनसे हम जानेंगे इस बारे में कि किस तरह से हमारे वेदों में इस बात का जिक्र किया गया है। जी पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो ये बात सामने आ रही है कि वेदों में जो हमारे हैं उनमें कोरोना वायरस का कहीं जिक्र किया गया है और कहीं ना कहीं बात ये भी सामने आ रही है कि उसका जो चीजें घटित हो रही है वही सेम वहां पे बताया गया है। तो ऐसे में आप हमें दर्शकों को कुछ बताएं इस बारे में कि किस तरह से वेदों में सब कहा गया है। देखो, वेदों में जो है कोरोना वायरस का ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के असंख्य बीमारियों के बारे में भी लिखा हुआ है और ये सब मानव से ही उत्पन्न होगी और जीवों से ही उत्पन्न होगी। इसका मुख्य कारण ये है कि लोग जो है अपनी मर्यादा से जो है खिलाफ चल रहे हैं। अब रामचरितमानस को ले लीजिए। रामचरितमानस के में जो लिखा हुआ है और भगवान रामचंद्र की लोग पूजा भी करते हैं, रामायण पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन रामचरितमानस को अपने जीवन में कोई नहीं उतारता। और जितने भी जीव हैं सब जो हैं अहंकार और मोह में फंसे हुए हैं और ये अहंकार और मोह ही सभी बीमारियों की जो जनित है। राम कृपा नाशे सब रोगा। अगर राम की कृपा हो जाए तो सभी प्रकार के रोग का नाश हो जाता है। यही भांति बने संजोगा। लेकिन जो हमारे मुख्य रूप से रोग का कारण है, मोह सकल व्याधि के मूला। जो हमारे मोह है वो व्याधि के मूल हैं। अब रामचरितमानस में मनुष्य को जो है नाते रिश्तों के बारे में बताया, पिता
पिता का पुत्र के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, जथा लाभ तथा संतोषा, जितना लाभ मिले उससे संतोष होना चाहिए। अब आजकल के जीव जितने भी हैं इस प्रकार से चल रहे हैं जैसे कि अमर होने के लिए आए हुए हैं। अहंकार में हैं, मोह में हैं, स्वार्थ में हैं, लालच में हैं, संतोष में नहीं है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जब इस प्रकार के जो है मनुष्य अपने आचरण से विपरीत चलेगा तो अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म होगा। इसमें कोरोना जैसे कई बीमारियां होगी जिसका उपचार भी नहीं हो पाएगा। इसका मुख्य निदान यही है कि शांतिपूर्वक घर में बैठे और प्रभु के चरित्र को, रामचरित्र मानस के लिए जो रामायण बनी हुई है उसे अपने जीवन में उतारे तो सब प्रकार की व्याधि दूर हो जाएगी। करके तो देखें, निश्चित शांति मिलेगी। वेदों में जो है सब प्रकार के रोगों का निवारण लिखा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा उपचार यही है कि मन में संतोष रखें, क्रोध से दूर रहें, अहंकार से दूर रहें, माता पिता की सेवा करें, स्त्री पति की सेवा करे, आज्ञानुसार हैं, बालक जो है पिता की सेवा करे। और जिस प्रकार राम जी ने जो है अपने जीवन चरित्र को चरितार्थ किया है उसे अपने जीवन में उतारे मनुष्य तो उसे कोई बीमारी लग ही नहीं सकती। रोग और बीमारी का मुख्य कारण है हमारा मोह है। यही भी भले नाशे सब रोगा, इसी प्रकार सभी रोगों का नाश होगा अगर कोई रामचरितमानस को अपने जीवन में उतारता है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो बीमारी का स्रोत माना जा रहा है, चमगादड़ को माना जा रहा है, तो इसके पीछे कुछ ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है कि चमगादड़ को कुछ ऐसा कुछ जिक्र है या कुछ बातें बताई गई हैं? देखो, चमगादड़ जो है पक्षी योनि में बड़ा ही निष्कृष्ट पक्षी माना गया है। इससे कीट जैसा होता है, कीटों में कीड़ा जो सबसे जो है निष्क्रिय माना जाता है, वैसे चमगादड़ माना जाता है। चमगादड़ उन व्यक्तियों को जन्म पड़ता है जो अनेक प्रकार के पापों से जो है पाप कर चुके होते हैं और अगला जन्म जो उनका होता है वो चमगादड़ का होता है और उससे जो है अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होगी। तो चमगादड़ जो है बड़ा ही निष्कृष्ट जीव है और इसका जो भक्षण करेंगे उन्हें बीमारी तो लगेगी। हमने सुना चाइना वाले इसका भक्षण करते हैं तो बीमारी लगेगी और उससे जीव होंगे। ये तो बड़ा निष्क्रिय जीव है, ये रहता भी अंधेरे में है, एकांत में रहता है। तो रामायण में इस बारे में ये जो लिखा गया रामचरितमानस में कि जो बड़े लोभी लालची लोग होंगे उनका जो अगला जन्म होगा चमगादड़ का होगा, इसलिए चमगादड़ के बारे में इसमें लिखा हुआ। और इस रोग का कारण तो चमगादड़ है ही है, इसको देखकर ही रोग लग जाता है तो खाकर तो लगेगा ही। तो मैं आपसे जैसे कि आपने बताया कि रोग का, सारे रोगों का निवारण भी हमारे पुराणों में है, बताया गया है कि जितने कई, इसके अलावा भी कई सारे रोग बताए गए हैं हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, उनका उपचार भी बताया गया है। तो जो इस समय जो ये बीमारी चल रही है, कहीं ना कहीं सरकार जो सोशल डिस्टेंसिंग का बोल रही है, आप लोग एक दूसरे दूर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसका यही इलाज है। कोई वैक्सीन अभी तक कोई दवाई नहीं निकली है, तो हमारे पुराणों में ऐसा कुछ इसका इलाज उल्लेख किया गया है कि ऐसा कुछ इलाज इसका होगा या भविष्य में बीमारी आएगी तो इसका इलाज किस तरह से किया जाएगा? बिल्कुल एकांत में रहे, मनन करे, चिंतन करे, अपने लोभ को घटाए, अपने मोह को घटाए और मानवता के जो गुण हैं उसे अपने अंदर ले आए। एकांत में रहकर प्रभु का चिंतन ध्यान करे और दूरी बनाए के जरूर रखें तो ये रोग निश्चित रूप से दूर हो जाएगा, है ना। तो आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि जो इस समय समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जो लोग लगातार सरकार के बताने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं वेदों के थ्रू, वेदों के जरिए आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे ताकि उनमें भी कुछ जागरूकता आए? ये लोग जो हैं दंड के अधिकारी हैं, इनका ज्ञान का चक्षु जो है समाप्त हो चुका है, इनके अंदर अज्ञान, ये उल्टे हैं, इनको उल्टी लगती ये बातें। जैसे जो है रोगी को जो है परहेज अच्छा नहीं लगता और जिससे रोग बढ़ता है वैसा वो उस चीज़ की मांग ज़्यादा करते हैं, वैसे इन लोगों के अंदर जो है भावनाएं हैं। अब इसके लिए जो है इन लोगों के वेदों में एक ही उपचार है कि इन्हें दंड किया जाए। जो इस प्रकार के लोग रहते हैं ये जो है दंड के ही अधिकारी होते, दंड से ही जो है सही मार्ग पे आ सकते हैं। ये पशु की भांति है, इन्हें दंड से ही जो है सही मार्ग पे आप ला सकते हैं। ये समझा कर नहीं आएंगे, समझा कर तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है बहुत आग्रह किया, हाथ जोड़ के किया, लेकिन फिर भी नहीं मानते, इन्हें तो दंड ही मिलना चाहिए।
तो जैसा कि हमने अभी बात करी पंडित बिहारीलाल ज्योतिष आचार्य से इस बीमारी के बारे में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि हमारे वेदों में इस बात का ज़रूर जिक्र किया गया है और लोगों को पहले ही वेदों में लिखा गया है कि आप लोग ध्यान लगाइए, भगवान की भक्ति में लीन रहिए, भगवान को जानिए, भगवान को मानिए। तो कहीं ना कहीं बीमारी जो है वो जो चल रही है उसका कहीं ना कहीं जो अभी हमने बात करी से ये साफ पता चल जाता है। 8 मंथन करें, साथ ही साथ बीमारी का जो इलाज है वो यही है कि आप लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग करें, एकांत में रहे और लोगों को जरूर सरकार की बात माननी चाहिए, क्योंकि इस बात का जिक्र जब हमारे पुराणों में किया जा चुका है तो कहीं ना कहीं अब लोगों को अगर इस बात की जानकारी मिल रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का पालन भी करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जैसे कि पंडित जी ने बताया कि लोगों को ध्यान लगाना चाहिए, भगवान को अपने मन में बसाना चाहिए और पूजा पाठ करते हैं तो जरूर उनके अगर मानते हैं तो उनके नक्शे कदम पर भी चलना चाहिए। वो जो उन्होंने बताया है वेदों में, जिस तरह से लोगों को जिस रास्ते में चलने की बात कही है, जिस रास्ते में चलने की राह बताई गई है उसी रास्ते में मानव को चले और एक सुखी रहेगा। और तभी, क्योंकि जो मोह में रहेगा, जैसे बताया उन्होंने कि जो मोह में रहेगा वो कभी शांति नहीं पा पाएगा। तो सबसे पहले मोह का त्याग करना पड़ेगा, जिससे कि मानव जो है वो अच्छे रास्ते में चल सके और यही इस बीमारी से निकलने का निवारण भी बताएंगे। कैमरामैन सलमान कुरैशी के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने 194 उद्योग धंधों को जारी करने के लिए विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। ऐसे में किस तरह से इन कार्यों को अमली जामा पहनाया जाएगा, इसी को लेकर वरिष्ठ संवाददाताओं से खास चर्चा की न्यूज इंडिया संवाददाता आशीष पडोला ने। कोरोना जैसी महामारी के बीच उत्तराखंड सरकार ने करीब 194 उद्योग धंधों को फिर से एक बार शुरू करने का आह्वान कर दिया है और इस ओर सरकार विचार भी कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम धंधे फिर से शुरू होने लगे ताकि एक बार जो जनजीवन है वो थोड़ा बहुत पटरी पर आ सके। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखने के निर्देशित किया गया है और इस संबंध में हमारी देहरादून के जिलाधिकारी से भी बातचीत हुई है, क्योंकि देहरादून में भी काफ़ी जो काम धंधे हैं, चाहे वो सैलाकुई की बात करें या डोईवाला की तरफ हो या फिर छुटमल मुरकट को छूने वाला एरिया, काफ़ी इलाकों में किनारे की साइड काफ़ी उद्योग धंधे हैं। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकारगण भी, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी भी राय लेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं सरकार के इस कदम को। सबसे पहले मैं दीक्षित जी से जानना चाहूँगा। दीक्षित जी, आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं आप सरकार ने जिस तरह के ये संकल्प निर्णय लिया है, माफ कीजिएगा, तो आगे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उद्योग धंधों पर फोकस करने की जरूरत है? कहीं ना कहीं आर्थिकी गिर रही है, लोग परेशान हैं, खास तौर पर मजदूर तबका जो है। बिल्कुल बडोला जी, ये बात तो तय है क्योंकि इतना लंबा पीरियड जो लॉकडाउन का जा रहा है उससे कहीं न कहीं जो आर्थिकी है वो चरमरा रही है और इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक आर्थिक संकट जो उत्तराखंड में ना पड़े, इसको लेकर एक समिति का गठन भी किया, जिसमें एक IAS अफसर को उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया। और वहीं 20 तारीख को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर में जो कुछ आवश्यक चीज़ों को लेकर के, कुछ दफ्तरों को लेकर के, कुछ इंडस्ट्री को लेकर के और नया गाइडलाइन जो जारी की गई है उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी वही चीज़ें सारी लागू हो रही हैं, जैसा कि शासन प्रशासन की जो मंशा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और लॉकडाउन का पालन भी हो सके और उसके साथ साथ जो आर्थिकी पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो भी ना पड़े, कहीं ना कहीं उसको कैसे मैनेज किया जा सके, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये इस उद्देश्य से आगे बढ़ रही है सरकार। तो वहीं आपको बता दें कि जो भी ऐसे आवश्यक कार्य चल रहे थे, जिनको जो गतिमान थे और उन पर ब्रेक लगा था इस लॉकडाउन के चलते, उन सबको एसेंशियल सर्विस में देखते हुए और आवश्यक सेवाओं में देखते हुए और आर्थिकी को बढ़ाने के उद्देश्य से उनको सुचारू रूप से फिर से चालू करने की अनुमति दे दी गई है। उसमें चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो या फिर ऑल वेदर रोड हो या फिर रेलवे लाइन हो या फिर अन्य जो फैक्ट्री हैं उनके जो वर्कर हैं, उनमें ये जरूर निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही काम करें। उसके लिए अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं कि इन सेवाओं में जाने वाले जो वर्कर हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको पास इशू किए जाएं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारा देश जो है ग्रामीण देश है, एक ग्रामीण परिवेश का देश है, गांव का भारत है, तो ऐसे में वहाँ पर जो मनरेगा के जो मजदूर हैं, मनरेगा के द्वारा ही तमाम काम कराए जाते हैं, विकास के कार्य कराए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन सब के लिए भी परमिशन दी गई है। तो जाहिर सी बात है, सरकार आर्थिकी को बचाने के लिए, आर्थिक रूप से अपने आप को समृद्ध करने के लिए, उस पर प्रभाव इस लॉकडाउन का कम से कम पड़े, इस वजह से ये पूरा काम कर रही है और जाहिर सी बात है इसमें सफलता हासिल होगी। बिल्कुल, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार दीक्षित जी ने हमें बताया कि
कहीं ना कहीं जो सरकार को सफलता अर्जित होगी, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी खासा है दीक्षित जी इस तरह के माहौल में, जब काफ़ी सारी लेबर आपकी पलायन कर चुकी हो, क्योंकि जो बिहार से आई लेबर थी या यूपी से आई लेबर थी या जो भी सीमांत जिलों की लेबर थी वो सब वापस लौट गई, चाहे उन्हें पैदल ही जाना पड़ा हो। उस वक्त थोड़ा कहीं ना कहीं सरकार ने ये नहीं सोचा कि इनको रोका जाए या इनकी व्यवस्था यहाँ की जाए। ऐसे में लेबर्स को जुटाना कितना चुनौतीपूर्ण देखते हैं? नहीं, ये कहना तो मुश्किल होगा, क्योंकि लॉकडाउन अचानक लगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पहली बार कहा कि ये जनता कर्फ्यू समझा जाए और एक दिन के लिए इस जनता कर्फ्यू का जो आह्वान किया था, उस जनता कर्फ्यू के दौरान अचानक लगाया गया इस लॉकडाउन से लेबर जो जहां था वो ज़्यादातर वहीं रह गया। कुछ लोगों की अगर बात छोड़ दी जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने का काम किया, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने की, अभी भी लाखों की संख्या में, और खास तौर से अगर बात उत्तराखंड की जाए तो यहाँ से उस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली जैसी कि आपको दिल्ली में देखने को मिली थी, जैसे कि आपको मुंबई में देखने को मिली थी, वैसी स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिली। इसलिए कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में ऐसा तबका नहीं है कि जो पश्चिम बंगाल से आया हो या फिर बिहार से आया हो या फिर यूपी से आया हो, देहरादून में काम कर रहा हो, उसको जाने का मौका मिल गया हो। हाँ, छुटपुट अगर कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं, कुछ लोग पैदल चले गए होंगे, लेकिन वो सैकड़ों में होंगे, हजारों में नहीं होंगे, लाखों में नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से दीक्षित जी ने बताया कि छुटपुट मजदूर जरूर अपने शहरों को गए, अपने प्रदेशों को गए, लेकिन इतनी एक बड़ी संख्या में नहीं गए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आई थी, दिल्ली से तस्वीरें सामने आई थी, क्योंकि देहरादून में भी काफ़ी मजदूर तबका रहता है। अगर सुबह 7 से 9 बजे की बात की जाए तो रिस्पना पुल की बात करूं तो सैकड़ों मजदूर आपको दिखेंगे, घंटा घर की बात करूं तो सैकड़ों मजदूर आपको दिखेंगे। इसके अलावा जो सैलाकुई वाला रूट है वहाँ भी खास तौर से इस तरह का मजदूर वर्ग खासा यातायात करते सुबह के वक्त देखा जाता है। 2 वक्त की रोटी के लिए वो अपनी मजदूरी के लिए अपने मंजिल तक पहुँचते हैं, और इन दिनों उनको सबसे ज़्यादा खासा दिक्कत हो रही होगी। सरकार ने उनको भी ध्यान में रखते हैं और कहीं ना कहीं अन्य जनता को भी, जो बड़े व्यापारी हैं या मध्यम वर्ग जो कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ा है, उनको सभी को ध्यान केंद्रित करते हुए इस तरह का निर्णय लिया है। और अब जल्द से जल्द ये जो काम धंधे हैं, उद्योग धंधे हैं, ये पटरी पर आए तो उतना बेहतर होगा। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर ध्यान रखनी होगी, क्योंकि संक्रमण कहीं भी फैल सकता है। हमारे साथ पांडे जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पांडे जी, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। पांडे जी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार आपको क्या लगता है, इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं और चुनौतियां किस तरह की होंगी? सैलाकुई में भी जिस तरह से आपने देखा है हाइड्रोक्लोरो ऑक्साइड, जिसे अमेरिका तक के राष्ट्रपति मांग रहे हैं भारत से, वो देहरादून में बनती है और कई देश उसकी मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब काम धंधों की जरूरत बहुत ज़रूरी हो गई है। किस तरह से, आप क्या कहना है? देखिए, कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ में सरकार आर्थिक लोग के भी चिंतित है। इसके लिए राज्य सरकार भी एक समिति गठित की है। इसमें इंदु कुमार पांडे जो सेवानिवृत्त IAS है, उनको रखा गया है कि राज्य में क्या नुकसान होगा आर्थिकी से, किसको ज़रूरत है और संक्रमण को कैसे बचाया जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की है। लगातार अभी जिलाधिकारी ने कहा है कि हम लॉकडाउन 1 के तहत काम कर रहे हैं, लॉकडाउन 2.0 जो भी है अभी कुछ बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जैसे भी जो इंडस्ट्री एरिया है, सैलाकुई जैसे आपने चर्चा किया, इस पर हम लोग काम करेंगे ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना है या जो भी कार्यदायी संस्था काम कर रही है, उसको समन्वय बनाकर विभाग अधिकारी हो, इसमें कैसे बेहतर तरीके से काम किया जा सके, जिससे कोरोना संक्रमण से भी बचाव हो सके और आर्थिकी भी हमारा बेहतर हो सके। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों जिस तरह से अपनी बात रखी, तो काफ़ी विश्लेषण के तहत अपनी राय रखी है। और जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव जी से भी हमने राय ली थी। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी उनके पास है, MDDA भी वो देख रहे हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी देहरादून के साथ साथ और भी कई जिम्मेदारी वो सरकार के साथ साथ निभाते आए हैं। और तमाम सभी जिलाधिकारी इस तरह से अपना काम करें कि किस तरह से उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आर्थिकी कहीं ना कहीं लगातार गिरती जा रही। सरकारें चिंतित हैं, चाहे वो देश की हो, राज्य की हो या फिर दुनिया में कोई भी सरकार, सबका आर्थिक ढांचा बिगड़ चुका है और उसको सुदृढ़ करने के लिए उद्योग धंधों पर फोकस करना जरूरी है। और प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से इस ओर जुट गया, इंजीनियर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो देहरादून नगर निगम का एरिया है उस पर किसी भी तरह का काम उद्योग नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि ये जनसंख्या बहुल क्षेत्र है और इसमें किसी भी तरह का संक्रमण फैला तो ज़्यादा खतरा होगा। इसलिए जो देहाती एरिया हैं या आउटर एरिया हैं उनमें ज़्यादा, जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे सैलाकुई जैसे उन पर या डोईवाला जैसी चीनी मिल है, इस तरह के जगह पर काम जरूर हो सकते हैं, जिससे आर्थिकी को मजबूत किया जा सके और आने वाले समय में संक्रमण रोकने के साथ साथ हर आदमी को रोजगार मिल सके और आर्थिकी पूरी तरह से मजबूत हो। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए आशीष बडोला, देहरादून।